अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेजबानों? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है सब लोगों की? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और आवाज़ मैं अभी बोला ही नहीं हूँ, आवाज़ मैं क्या बढ़ाऊँ? आवाज़ ठीक है आई थिंक। आवाज़ जब बोलेंगे तो आएगी। सर यू आर वेरी पंक्चुअल। यस आई एम। और पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर, अगर एक ख़ास तौर पे फ्रीलांसर के लिए, क्योंकि इसके बगैर जो है ना गुजारा मुमकिन नहीं है एक फ्रीलांसर का। आपको टाइम पे ऑर्डर डिलीवर करना होता है, टाइम पे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है, टाइम पे जो है उसकी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आवाज़ कम आ रही है भाई? किस किस को आवाज़ कम आ रही है? आवाज़ का इशू किस किस को आ रहा है? मेरा तो ख्याल है कि ठीक है, आई थिंक मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आज लेक्चर से पहले थोड़ा सा जो है कल वाला लेक्चर रिपीट कर लेते हैं। कल हमने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज जो है मैं कुछ पूछूंगा, उसके रिलेटेड आप जो है वो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स के अंदर ही जवाब देंगे, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछना है, ठीक है? उन प्रॉपर्टीज़ को आपने जो है वो मुझे लगा के दिखाना है अपने कमेंट्स के सेक्शन के अंदर। अच्छा, करना ये है कि पहला टास्क ये है कि पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है। तो मुझे प्रॉपर्टी लिख के दें ज़रा जल्दी से कि बोल्ड कैसे करेंगे टेक्स्ट को। आज यही कुछ होगा, उसके बाद हम अगली चीज़ें जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं CSS की, जैसे हमने कल आईडीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, आज क्लासेस को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है?
चलें जल्दी करें ज़रा, जल्दी, टाइम कम है। मैं फिर उसके बाद अगला सवाल करूँगा। पहला सवाल ये है कि पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो बोल्ड करना है। नहीं भाई, ये अब्दुल अहद ने बी का टैग लिख के दे दिया है, ऐसे नहीं करेंगे। ये तो HTML का टैग है। कल CSS पढ़ी है तो CSS के बारे में पूछा है मैंने। शाजीन अरफा ने कहा है कि फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी है और वो बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट वेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। सुहेब अख्तर, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड नहीं लिखना। मैं चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट आप जो है वो टेक्स्ट लिखें जो CSS में लिखते हैं आप। इज इक्वल टू नहीं होता, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। बिलाल ने भी बोल्ड कर दिया है बी के टैग से, ऐसा नहीं करना, CSS की प्रॉपर्टी लगानी है और पैराग्राफ को लगानी है, तो पैराग्राफ भी लिखे ना साथ। फॉन्ट वेट, हाँ ये ताहिर ने कुछ अच्छा काम किया है और राना मोहम्मद नबील ने भी किया है। उन्होंने इनलाइन में लगा दिया, इन्होंने एक्सटर्नल में लगाया है। तो साथ ये भी मेंशन किया करें ना कि किस चीज़ को आप जो है वो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ठीक है, चलें मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है। इटैलिक करने के लिए क्या करेंगे? सुंदस सादिक, पी स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट स्टाइल बोल्ड। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड नहीं होता, फॉन्ट वेट बोल्ड होता है। चले जी, अगला सवाल आ गया है, उसका जवाब दें। इटैलिक करना है हमने अगर, तो क्या करेंगे? टेक्स्ट को इटैलिक करना होगा, इटैलिसाइज जिसको हम बोलते हैं। ताहिर का जवाब है कि पैराग्राफ को टारगेट किया और उसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमने इटैलिक कर दिया। वेरी गुड। आबिद रजा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कोई प्रॉपर्टी नहीं है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उससे इटैलिसाइज नहीं होता, उससे कुछ और होता है, वो मैं अगले सवाल में पूछता हूँ। ठीक हो गया। चलें, ये टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन की तरफ जा रहे हैं। हुमायूं शफीक का कमेंट आया है, टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है ये जो इटैलिसाइज करना है आपने या ओब्लीक करना होता है या नॉर्मल टेक्स्ट रखना होता है, उसके लिए हम फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं। ये बहुत चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, फिर बाद में आप लोगों को याद नहीं रहेंगी कि फॉन्ट वेट क्या करता है, फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान किया करें इसका। अच्छा, अब अगली चीज़ चले, अगली प्रॉपर्टी ये लगानी है आपने ये करना है कि टेक्स्ट को, और हेडिंग का टेक्स्ट है वो, ठीक है, चौथी हेडिंग है और चौथी हेडिंग को आपने अंडरलाइन करना है। अब बताएं कैसे करेंगे? अंडरलाइन करना है हमने फोर्थ हेडिंग को। फोर्थ हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे? H4 टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन। अच्छा, और ठीक है,
राना मोहम्मद नबील, आप जब स्टाइल के अंदर इनलाइन सीएसएस के अंदर काम करते हो ना, तो फिर वो डबल कोट्स भी लगानी होती हैं आपने, वो आप भूल रहे हैं उनको। और डबल कोट्स अंडरलाइन के गिर्द नहीं लगानी है आपने, पूरी प्रॉपर्टी के गिर्द लगानी होती है। सारी स्टाइल स्टाइल के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज लिखनी है वो सारी की सारी डबल कोट्स में लिखनी होती है। ये मैं इनलाइन सीएसएस की बात कर रहा हूँ, इंटरनल और एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब ये आबिद रजा की कमेंट आया, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू अंडरलाइन। ऐसा नहीं है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए, ठीक है, नाम से जाहिर हो रहा है कि वो अलाइनमेंट करनी है। अगर लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। अभी ये देखें, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करके देखा। जो हमने काम किया उसको प्रैक्टिस नहीं किया कल। हाँ जी बिल्कुल अरसलान, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने बोला। ठीक है, वेरी गुड। चल, अच्छा, अब ये करना है कि आपने किसी भी पैराग्राफ को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, चाहे उसके अंदर जितने मर्जी कैपिटल वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे जितने मर्जी कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, आपने सारे के सारे लेटर्स को लोअर केस के अंदर जो है वो तब्दील करना है। तो अब बताएं कि आप लोअर केस के अंदर कैसे चेंज करेंगे इसको। ये P4 लिखने का क्या मतलब है भाई बिलाल? मैंने हेडिंग 4 बोला था, P4 नहीं बोला। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। अगला काम ये है कि आपने लोअर केस के अंदर किसी भी पैराग्राफ को कन्वर्ट करना है। उसके अंदर जितने भी लेटर्स या वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हो, चाहे वो लोअर केस के अंदर हो, चाहे वो अपर केस में हो, आपने उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। इतनी देर, छोटा सा काम है कि आपने जो लोअर केस है उसके अंदर कन्वर्ट करना है पूरे पैराग्राफ में। ठीक है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने लोअर केस कर दिया। गुड। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब अगला काम ये है कि आपने पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसका अच्छा, मैंने तो ये ऐसे ही बता दिया। आपने सिंपल ये करना है कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है ना उसको ज़रा बड़ा करके लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर थोड़ा सा आपने बड़ा करके लिखना है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट, ठीक है। जल्दी करेगा। अटेंडेंस आपकी वहीं पे गूगल फॉर्म के अंदर होगी, उसको सबमिट करना लाजमी है, ठीक है। उसको जब तक सबमिट नहीं करेंगे आपकी अटेंडेंस नहीं होगी। वो आप लेक्चर के बाद कर लें, चाहे लेक्चर से पहले 5 मिनट कर लिया करें, लेकिन उसको लाजमी जो है वो रोज़ाना के रोज़ाना आपने अपडेट करते रहना है। अगला जो टास्क है दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पैराग्राफ का पहला लेटर जो है उसको आपने बड़ा करके लिखना है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ठीक है, वेरी गुड। शारिक खान ने स्पैन का जो है वो टैग लगाया और स्पैन के अंदर वो वर्ड लिख दिया और उसको देन वो प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। CSS की डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है मौजूद, हम डायरेक्टली जो है वो फर्स्ट लेटर को टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी फॉन्ट साइज़ को, उसके फॉन्ट वेट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। अगले टास्क पे आ जाएं ज़रा जल्दी से। अगला टास्क ये है कि आपने जितने भी लिंक्स हैं उन लिंक्स का जो कलर है उसको आपने करना है हॉट पिंक, ठीक है। जितने लिंक्स हैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी वेबसाइट के अंदर, उनका कलर हॉट पिंक करना है। जल्दी करेगा। बहुत सारे लोग गलत भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी गलतियां हैं, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ना तो आपको साफ उसका जो एरर है वो पता लग जाएगा। ठीक है जी, एंकर टेक्स्ट का कलर हॉट पिंक हो गया। अब इसी एंकर टेक्स्ट को जब आप हॉवर करें तो देन उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाए। महबूब ने ऑलरेडी हॉवर कर दिया, हॉवर का नहीं कहा था मैंने पहले। आपने पहले उसका सिंपल कलर जो था वो हॉट पिंक करना था, लेकिन आपने जब हॉवर करें अब ये करना है कि अब जब आप उस एंकर टेक्स्ट के ऊपर या उस लिंक के ऊपर जब आप हॉवर करें तो ऑटोमेटिकली उसका जो कलर है वो पर्पल हो जाए। ठीक है, गुड। ए के बाद कॉलन लगाएंगे और फिर हॉवर लिखेंगे तो फिर उसके बाद कलर पर्पल। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगला काम ये है कि आपने इमेज है एक, उस इमेज को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 50-50 पिक्सल्स का मार्जिन लगाना है। एक इमेज को राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 50-50 पिक्सल्स का मार्जिन आपने देना है।
ठीक है, डॉट इमेज और उसके बाद जो है मार्जिन लगा दिया दोनों साइड से। गुड। फरीदा, आप पैराग्राफ को मार्जिन लगा रही हो, मैंने इमेज को मार्जिन लगाने का कहा था। ठीक है, और मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट 50, अगर अकेला 50 भी लिख देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी मेंशन नहीं करते हम तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पिक्सेल्स के अंदर लेता है। अच्छा, चले अब चलते हैं आगे इंडेंटेशन की तरफ। हमने जो है पैराग्राफ जैसे ही अगला स्टार्ट करना होता है तो पहली लाइन को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हम जो है वो लेफ़्ट साइड से जो है वो मोस्ट लेफ़्ट साइड से शुरू नहीं करते, बल्कि थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं पहले और फिर उसके बाद जो है उस पैराग्राफ की पहली लाइन को शुरू करते हैं। तो ऐसी इंडेंटेशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, और इंडेंटेशन आपने 100 पिक्सेल्स की देनी है। ठीक है, ठीक है। मुतैयब, आपने थोड़ा सा गलत किया इसको। देखें, इंडेंट अकेले से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी चेक करें। जैसे लोग बाकी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं वो कैसे देख रहे हैं, इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी हो गई, मार्जिन लेफ़्ट और राइट भी हो गया। तकरीबन हमने अपना जो कल वाला लेक्चर था वो सारे का सारा रिपीट कर लिया। एक दो चीज़ें हैं, जैसे हमने वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देना सीखी थी। याद है किसी को? लगा के बताएं ज़रा कि हम वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह वर्ड्स की स्पेस है और लेटर्स की भी स्पेस है। लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग की जगह हम लेटर स्पेसिंग की एक प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक हेडिंग है और उस हेडिंग का कलर हमने ब्लू करना है।
और इसके साथ साथ हमने उसको जो उसका स्टाइल है वो वर्डाना करना है। वर्डाना आपको पता है क्या चीज़ है, किस चीज़ की वैल्यू है, कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो प्रॉपर्टी आपने लिखनी है और उसको वैल्यू देनी है वर्डाना, VERDANA। ठीक है, कलर ब्लू करना है उस हेडिंग का और साथ साथ उसको उसका जो स्टाइल है उसको हमने वर्डाना करना है। अब वर्डाना किस जो है वो CSS प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अब आप लोगों को पता होना चाहिए। जी जी पूछें बिन बाबर, क्या सवाल है, पूछें आप। ठीक है, वेरी गुड। H1 का कलर ब्लू कर दिया और फॉन्ट फैमिली जो है वो वर्डाना कर दिया। ओके, चले जी आ जाए ज़रा अब और आगे बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो कल टाइम की कमी की वजह से हम नहीं पढ़ सके थे। कल हमने आईडी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम किसी भी एक टैग को कोई आईडी असाइन करते हैं और उसको हम इंटरनल CSS के अंदर या फिर एक्सटर्नल CSS के अंदर कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें जी, ठीक हो गया बहुत। आप लोगों को काफ़ी CSS आ गई है माशाल्लाह। अब कमेंट्स करना बंद कर दें, अब आगे जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बस अब कोई नहीं करेगा कमेंट, प्रॉपर्टीज़ कमेंट नहीं करेगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हैं। बिन बाबर आप सवाल पूछ भी लेंगे, आपने यही पूछना है कि सर आपसे क्वेश्चन है एक। मैं तब से बोल रहा हूँ कि पूछ लो भाई, क्या पूछना है। मैंने पहले कभी रोका है आपको? पूछो क्या पूछना है। अच्छा जी, चलते हैं ज़रा इधर। हमने कल जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको रिपीट जो है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है थोड़ा सा, ब्लॉक लेवल और हमारे जो हैं इनलाइन एलिमेंट्स उनके रिलेटेड। मैं पहले ये बिन बाबर साहब का सवाल ले लूँ, वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उसका जवाब दे के मैं फिर कुछ जो है वो पढ़ाने के काबिल हो सकता हूँ। हाँ जी बताएं, क्या पूछना है आपने। ये वो वाला सवाल तो नहीं है वो जो कहता है 1 रुपए का सवाल है बाबा? अच्छा जी, खुदा खुदा करके सवाल आ गया है। और सवाल है कि इंटरनल CSS में अगर कोई प्रॉपर्टीज़ का ऑर्डर चेंज हो जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? आप जैसे मर्ज़ी इसका ऑर्डर चेंज करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखो मैं यहाँ से इसके कमेंट्स को ख़त्म करता हूँ। इसको मैंने इसकी जो कमेंटिंग थी वो ख़त्म कर दी, वापस आया, चेक किया इसको रिफ्रेश करके, तो देखें ज़रा वो सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्प्लीमेंटेड है। अब आप इसके ऑर्डर्स को चेंज करते रहें, ऊपर करें नीचे करें, कोई मसला नहीं है। ये पैराग्राफ 1 है ना, तो इसको मैंने इटैलिक किया हुआ है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर के बाद ले आता हूँ इसको। ठीक है, और ये फॉन्ट वेट की जो प्रॉपर्टी थी इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके ऊपर ले जाता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बेटा।
ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी जो सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन है वो सेम रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा मुदस्सिर, मार्जिन और पैडिंग हमने, आप लोगों को याद होगा सेल पैडिंग एक दफ़ा पढ़ी थी, बल्कि कल ही पढ़ी है। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग पढ़ी थी ना। सेल स्पेसिंग क्या होती थी, सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती थी उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते थे। और सेल पैडिंग क्या होती थी, उस सेल के बॉर्डर से लेके उस सेल के टेक्स्ट तक का जो फासला होता था उसको हम सेल पैडिंग बोला करते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट को याद रखें आप कि पैडिंग ये होती है। और दूसरा, ये आप लोगों को मार्जिन लगा हुआ नजर आ रहा है ना, ये साइड पे बॉर्डर के बाहर वाली जो चीज़ है उसको हम मार्जिन बोलते हैं, और इस बॉर्डर से लेके इस टेक्स्ट तक का जो फासला है उसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अरसलान, मैंने कल उसकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी थी, सब लोगों को बता दिया था कि उसका लॉजिक आपने कैसे क्लियर करना है, उसको उस टेबल को कैसे बनाना है। आपने उसको देख लें कल वाली वीडियो और उसको जाके ट्राई करें। ट्राई करने से होगा, सारी लॉजिक अब आप लोगों को पता चल चुकी है। इससे अगला काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चलें आ जाएं अब ज़रा। टेबल वाला काम आप लोग करें, उसको ट्राई करें, ठीक है। जहाँ पे मुश्किल आती है आप लोग टीए से पूछ लें, ठीक है। अब जो है उसको हम डिस्कस करते रहे तो वो टाइम ज़ाया होगा बाकी सब लोगों का। 100 लोग बैठे हैं ऑनलाइन, तो अगर 1-2 लोगों का मसला आ रहा है तो फिर तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। अगर सारी क्लास को मसला आ रहा है फिर तो ठीक है, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों के लिए जो है वो अनोइंग हो जाएगा। आप लोग बेटर हल इसका ये है कि पहले खुद से ट्राई करें, नहीं होता तो फिर किसी टीए से जो है वो आप कांटेक्ट कर लें। चले ठीक है। अच्छा अब आते हैं ज़रा हम अपने एलिमेंट्स की तरफ, जो हमने यहाँ पे HTML के अंदर डिस्कस किए हैं। हमारे पास camera.html की एक फ़ाइल जो है वो ओपन है। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं वो करके दिखाऊंगा, उसको ज़रा गौर से देख लें। मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक H1 लिखा और उसके अंदर मैंने आई लव पाकिस्तान लिखा, और नीचे जो है वो मैंने एक पैराग्राफ शुरू कर दिया। उस पैराग्राफ के अंदर मैंने कोई डमी वर्ड्स जो थे वो डाल दिए, ठीक है। रिफ्रेश किया इसको, तो अब ये मेरे पास आई लव पाकिस्तान एक हेडिंग आ गई और नीचे जो है वो एक पैराग्राफ आ। अब हुआ ये, यहाँ पे सोचने की बात ये है कि हमने तो इसे नहीं कहा था इस पैराग्राफ को कि भाई तू निचली वाली लाइन से शुरू होना। मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को और ज़्यादा इजी करके बता दूँ तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ को कहता हूँ कि भाई जैसे ही H1 ख़त्म हो हमारा, आप जो है वहीं से शुरू हो जाना, ठीक है। जैसे ये मेरा H1 ख़त्म हुआ, वहीं से जो है वो हमारा पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा। देखिए H1 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मैं कोड के अंदर पैराग्राफ यहीं से भी शुरू कर लेता हूँ, तो भी यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है वो निचली लाइन के अंदर आता है। इसका मतलब ये है कि H1 की प्रॉपर्टी है एक, और वो प्रॉपर्टी ये है कि जिस लाइन के अंदर H1 आ जाएगा
उस लाइन के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता। और ऐसे एलिमेंट जो अपनी लाइन के अंदर खुद अकेले ही आते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो है वो जिस टैग के आगे एक और टैग लिखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, ठीक है। अच्छा, अब इमेज लिखा और मैंने इस इमेज का कोई भी सोर्स जो है वो इसको दे दिया। हमारे पास इमेज पड़ी है कोई, चले मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ, कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। ये गूगल की ही इमेज उठा लेते हैं, अगर गूगल उठाने दे तो। नहीं उठा, चले नहीं तो ना सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। ये वाली गूगल की इमेज मैंने उठाई यहाँ से, इसका मैंने यूआरएल कॉपी किया, तो यहाँ पे आए तो सोर्स के अंदर मैंने इसका यूआरएल दे दिया। वापस आए, रिफ्रेश किया इसको, तो अब मेरा उस टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे, उस पैराग्राफ के बिल्कुल नीचे जो है वो गूगल का इमेज आया। इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ भी फिर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। पैराग्राफ ने भी उसको वहां पे नहीं आने दिया। मैं इसका अगर टेक्स्ट थोड़ा सा कम भी कर दूं, अगर वन लाइनर कर दूं, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज भी अगली लाइन में आया। लेकिन अगर चेक करना हो कि क्या इस इमेज के आगे अगर मैं कुछ लिखता हूं तो क्या वो यहाँ पे आएगा या नहीं, तो मैं एक एंकर टैग शुरू करता हूँ और उसके अंदर मैं गूगल का ही जो है वो टेक्स्ट दे देता हूँ। गूगल का लिंक दे दिया मैंने, यहाँ से कॉपी किया गूगल का लिंक, ठीक है। और href के अंदर गूगल का लिंक दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया गो टू गूगल, ओके। वापस आया और मैंने अपना पेज रिफ्रेश किया, तो अब ये देखें ये क्या हुआ है, ये तो इमेज के बिल्कुल आगे ये लिंक लग गया, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो लिंक है ये, या फिर ये इमेज, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। इसको चेक करने के लिए कि क्या ये इमेज, ये जो लिंक है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या नहीं, हम इसके आगे भी कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिखें, इसके आगे एक और लिंक लगा के देख लेते हैं। वो लिंक हमने जो है वो गूगल का दे दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू गूगल, google.com। वापस आया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो वो गो टू google.com भी सिंपल उसके सामने आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास HTML के अंदर ऐसे होते हैं जो अपनी लाइन के अंदर किसी और एलिमेंट को नहीं आने देते। ऐसे एलिमेंट्स को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आगे हम दूसरे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं उसको हम इन लाइन एलिमेंट बोलते हैं। दोनों के अंदर फर्क वादे हो गया, मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। अगर कोई मुश्किल है तो बताएं। तो एक है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स और दूसरे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। मैंने कल आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी स्पैन की, याद है किसी को? स्पैन, और इसके अलावा एक एलिमेंट है मेरे पास डिव का। ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वेरी गुड। ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे इनका अगर मैं बात करूं कि इनका अपना क्या रोल है, जैसे हमने बात की कि H1 का रोल ये है कि वो थोड़ा सा टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करके लिख देता है, बड़ा करके लिख देता है। तो स्पैन क्या करता है? स्पैन कुछ भी नहीं करता। डिव क्या करता है? डिव कुछ भी नहीं करता। स्पैन और डिव सिंपल ये करते हैं कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके सेक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सेक्शंस बनाने के लिए आप इसको कह सकते हो कि ये जो स्पैन है, ये स्पैन हमारा एक इनलाइन एलिमेंट है, और जो डिव है ये हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं उसकी एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ।
अगर मैं यहाँ पे हमने इमेज लगाया नीचे, ये इमेज लगाया था, ये इमेज का कोड मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये इमेज का कोड है, ठीक है। इस इमेज के बिल्कुल आगे मैं एक और इमेज लगा देता हूँ। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो बिल्कुल उस इमेज के आगे वो जो इमेज है वो लग जाता है। अब क्या करते हैं, अब स्पैन के अंदर आते हैं और उसी इमेज का कोड डाल देते हैं सबसे ऊपर आए स्पैन के अंदर, और उस इमेज का कोड जो था वो मैंने डाल दिया। तो अब देखें वो आई लव पाकिस्तान से ऊपर एक इमेज आ गया। अब वही स्पैन, वही कोड इमेज का जो है वो मैं डिव के टैग में डाल रहा हूँ। अब क्या होने वाला है, अब वो गूगल का इमेज यहाँ पे शो होगा या इस गूगल के नीचे शो होगा, बताएं। इमेज को मैंने एक दफा स्पैन में रखा है और एक दफा मैंने डिव के अंदर रखा है। तो अब जो लोग कहते हैं कि सर ये गूगल, इस गूगल के आगे एक और गूगल शो हो जाएगा, वो हाथ खड़ा करें। और जो लोग कहते हैं कि इस गूगल के नीचे जो है वो होगा नया वाला गूगल, तो वो बताएं कमेंट्स के अंदर कि सर ये कैसे होने वाला है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो चेक करके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया इसको, तो अब देखें जरा डिव ने क्या किया कि डिव ने उस इमेज को भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना दिया। हालांकि एक इमेज जो है, इमेज का टैग जो है वो बजाते खुद एक इनलाइन एलिमेंट है, लेकिन जब हम किसी इनलाइन एलिमेंट को हम किसी डिव के अंदर इनक्लोज कर देते हैं तो वो इनलाइन एलिमेंट भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। ठीक है, अच्छा अब इससे आगे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इनलाइन का और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का, और दोनों का जो डिफरेंस है कि स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है और जो डिव है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ये सारी थ्योरी हमें पढ़ाएगा, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसकी जो एग्जाम्पल थी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर है डिव में डाल के उसने ऑरेंज कर दिया। अच्छा, एक और फ़ायदा डिव का वो ये है, मैं आप लोगों को अगर इसकी एक सादा सी एग्जांपल बता दूं। ये पैराग्राफ यहाँ से इसको मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने एक डिव क्रिएट किया, उस डिव के अंदर मैंने पहले h1 लिखा, उस h1 में लिखा जी कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसी डिव के टैग के अंदर ही मैंने एक पैराग्राफ का टैग भी शुरू कर दिया। ठीक है, अगर दोनों को डिव करेंगे तो वो दोनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने पैराग्राफ लिखा और मैंने उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे, उसके बाद मैंने एक इमेज डाल दिया। इमेज की ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं अभी सिंपल इसी की बात कर रहा हूँ। मैंने एक डिव लिया और उस डिव के अंदर जो है वो h1 भी डाल दिया और एक पैराग्राफ भी डाल दिया। हो सकता है वो 2 पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ्स, इसको मैं वैसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास ये एक डिव आ गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और नीचे इसके ये 2 पैराग्राफ्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इतना सेक्शन है जिसको मैं अभी सिलेक्ट करने लगा हूँ, ये इतना जो सेक्शन है इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर दूँ। तो इससे पहले मुझे क्या करना पड़ना था कि मैं h1 को टारगेट करता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता स्टाइल और फिर मैं इसको कलर की प्रॉपर्टी देता और उसको मैं करता ग्रीन। इतना काम करने से सिंपल मेरा h1 जो है वो ग्रीन होना था।
फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ के अंदर जाके सेम यही प्रॉपर्टी लगाता, फिर उसके बाद मैं अगले पैराग्राफ के अंदर जाके सेम यही प्रॉपर्टी लगाता। इसकी बजाय मैंने क्या किया, इन तीनों टैग्स को, h1 को, पैराग्राफ को और निचले पैराग्राफ को इस डिव के अंदर इनक्लोज किया और इस डिव को जाके यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि स्टाइल लिखा और इसे कहा कि भाई इसका जो कलर है तुम ग्रीन कर दो, क्योंकि पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा वादे है, तो हम जो है इसको ग्रीन कर देते हैं। तो अब देखें ज़रा, वो जो हमारी हेडिंग थी वो भी पहला पैराग्राफ भी और दूसरा पैराग्राफ भी हमारा कलेक्टिवली ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ से हमें उस डिव का या फिर उस स्पैन का जो फ़ायदा है वो पता लग जाता है कि हम इस डिव के अंदर, डिव खुद तो कुछ नहीं करता लेकिन इसके कुछ सेक्शंस हम बना लेते हैं और उन सेक्शंस के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को इनक्लोज करके कलेक्टिवली उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज या एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, बताएं अब ज़रा कोई मसला है तो उसको क्लियर कर लेते हैं कि डिव और जो हमारा स्पैन है उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। डिव के अंदर हमेशा हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली हमने चेंज करना होता है। ठीक है, अगर हमने अलग-अलग से ही चेंज करना है तो फिर उसके लिए हमारे पास इनलाइन CSS मौजूद है। अगर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग की कलर कुछ और कर दूँ तो फिर मैं उसके हेडिंग के इनलाइन CSS के अंदर जाके उसको चेंज कर दूँगा। ओके, वेरी गुड। आजकल बड़ी जल्दी नहीं समझ आने लगी आप लोगों को। इन शॉर्ट, डिव टाइम सेव करती है। हाँ जी बिल्कुल, डिव जो है वो टाइम सेव करता है आपका और आपके डॉक्यूमेंट्स के सेक्शंस बना देता है और उन सेक्शंस को आप जो है वो अलग अलग से हैंडल कर सकते हो कि फलां सेक्शन जो है उसके अंदर इतने पैराग्राफ है तो उनका कलर ये करना है, उनको मार्जिन इतना लगाना है, उनको पैडिंग इतनी लगानी है, निचले जो पैराग्राफ है उनकी पैडिंग कम करनी है, उनका मार्जिन कम करना है। हाँ जी, स्पैन में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उस स्पैन के टैग के अंदर भी आप मल्टीपल एलिमेंट्स को रख के उनकी प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली चेंज कर सकते हो, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिव के अंदर आप जिन एलिमेंट्स को रखोगे उनकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वो जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो जाएगी। वही आप लोगों को मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है और डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अच्छा जी, आगे चलें अब ज़रा। अब चलते हैं हम आईडीज़ की तरफ। अच्छा, अब सेम क्या कर सकते हैं, इन डिव्स को हम आईडीज़ लगा के इंटरनल CSS के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, एक्सटर्नल CSS के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे बात करता हूँ यूजिंग आईडीज एंड क्लासेस, तो यूज एन आईडी टू डिस्टिंग्विश समथिंग लाइक अ पैराग्राफ फ्रॉम द अदर इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, टू आइडेंटिफाई अ पैराग्राफ एज हेड यूज दिस कोड, id इज इक्वल टू हेड की उस पैराग्राफ को id असाइन कर दी और जो है उसके बाद हमने उसको हेड के नाम से कॉल किया और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दिया। अच्छा जी, हमने कल आईडीज़ लगाना सीख लिया था। अब थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को इसका और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं तो हम क्या करते हैं कि इस डिव को उठाते हैं। ठीक है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से जो थी इनलाइन CSS की वो ख़त्म कर दी। मैंने इस डिव को एक आईडी असाइन कर दी और इस आईडी का नाम रख दिया मैंने कश्मीर। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। अब उस आईडी को मैं ऊपर इंटरनल CSS के अंदर कॉल कर लूँ, चाहे स्टाइल के टैग के अंदर जाके मैं हैश लिखता हूँ और कश्मीर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं उसका जो कलर है वो मैं रेड कर देता हूँ। तो वापस आके देखते हैं इसको ज़रा। ठीक है, तो अब वो रेड हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली इन चीज़ों को ऐसे टारगेट कर सकते हैं। अगर आप डिव लगा के
इस तरह करना चाहते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, साथ आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हो कि अगर डिव में भी प्रॉपर्टी लग सकती है और स्पैन में भी लगा सकते हैं तो फिर सर क्या फ़ायदा इनका? तो भाई फ़ायदा ये है कि हम कोलेक्टिवली अगर बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो फिर हम डिव का इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम हर एक एलिमेंट के इनलाइन सीएसएस के अंदर जाके उसको जो है वो चेंज करते फिरें। हम क्या करते हैं, डिव के अंदर रखते हैं उन तीनों एलिमेंट्स को या चारों एलिमेंट्स को और उस डिव की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बार बार हमें जो है वो उन एलिमेंट्स को कॉल करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब फंक्शंस को यहाँ पे ना लेके आए, अभी फंक्शंस नहीं पढ़े, अभी सिंपल हमने एक सीएसएस की एक एट्रीब्यूट पढ़ा है और वो है कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। आईडीज और क्लासेस अभी पढ़ते हैं, उसको मैं बताता हूँ अभी। नहीं, सेम नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लें। पहले तो आईडी को देखें कि आईडी क्या है। आईडी हम किसी भी एलिमेंट को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक डिव बनाया जिसके अंदर हमने एक हेडिंग लिखी, एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, उस डिव को हमने एक आईडी असाइन कर दी, आईडी इज इक्वल टू कश्मीर की, ठीक है। कश्मीर की आईडी असाइन की उसको, और यहाँ पे मैंने उसको कॉल कर लिया कश्मीर के नाम से, ठीक है, और कलर उसका मैंने रेड कर दिया। यहाँ पे कॉल करूँ चाहे मैं style.css के अंदर कॉल कर लूँ, एक ही बात है। अच्छा, ये तो था आईडी का कॉन्सेप्ट कि हम उसकी किसी एक एलिमेंट की जो है वो हमने अगर प्रॉपर्टीज चेंज करना हो तो हम कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस की बात जो है वो कैसे करनी है, अब वो देखते हैं जरा। मैं style.css के अंदर एक क्लास बनाता हूँ। क्लास हमेशा बनाएंगे डॉट से, ठीक है। डॉट से क्लास बना के मैं क्या करता हूँ, उसका जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं वर्डाना कर देता हूँ, ठीक है। उसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। उसका जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट वो मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये तीन प्रॉपर्टीज जो है वो मैंने एक क्लास के अंदर बना के रख ली कि क्लास एक क्लास है, ठीक है, और उस क्लास का जो नाम है वो भी हम रख सकते हैं। पहले सिंपल मैं बताना जो आप लोगों को चाह रहा हूँ वो देख लें कि क्या है कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। क्लासेस इज इक्वल टू क्लास, उसका नाम रखा, ठीक है। उस क्लास का कोई भी आप नाम रख लें आप, मैंने अभी फ़िलहाल उसका नाम क्लास रखा है। वैसे आपकी आसानी के लिए मैं उसको चेंज करके जो है वो मैं उसका नाम रख देता हूँ, लेट सपोज फैसलाबाद। फैसलाबाद मैंने उसका नाम रख दिया FSD, ठीक है। अब ये मैंने क्लास तो बना ली, अब उस क्लास को जो है वो मैंने असाइन करना है। मैंने जिस एलिमेंट को वो क्लास असाइन करनी है वो ऑटोमेटिकली ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैं यहाँ पे इस क्लास की बॉडी के अंदर लिख चुका हूँ वो प्रॉपर्टीज़ उस एलिमेंट के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होती जाएंगी, ठीक है। चलते हैं ज़रा, camera.html के अंदर जाता हूँ और मैं नीचे से कुछ पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं वो वाली प्रॉपर्टीज असाइन करना चाहता हूँ। अभी कोई प्रॉपर्टी इसको नहीं लगी हुई, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने क्लास लगाई, एक क्लास का कीवर्ड लिखा और उसके अंदर उस क्लास का नाम लिख दिया जो मैंने style.css के अंदर बनाई थी, क्लास इज इक्वल टू फैसलाबाद, ठीक है। एक चीज़, अब इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ तो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो देखते हैं चेंज हुआ है या नहीं। उसके ऊपर कोई और इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रही किसी और पैराग्राफ की। 3 2 1 गो टू टॉप, सेव किया style.css को, डॉट फैसलाबाद, और इधर से हमने क्लास इज इक्वल टू फैसलाबाद लिख दिया। ठीक है, किसी और पैराग्राफ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, हम लगा के देखते हैं ये वाली क्लास। और ऊपर जो हम इनलाइन CSS के अंदर लगा चुके हैं इन प्रॉपर्टीज को हम अभी कमेंट कर देते हैं।
P2 है, P3 है। चलें, इसको अभी हमने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर दिया। ये कनेक्शन इसका हुआ है, कल कर लिया था, कनेक्शन किया था हमने कि नहीं किया था भाई? स्टाइल डॉट सी एस एस कनेक्शन तो हुआ है, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? P1 का कलर जो है वो ग्रीन है, P1 का कलर ग्रीन है, ठीक है। कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं इस कश्मीर को यहाँ पे कॉल करता हूँ ज़रा पहले। ये कश्मीर है, इसको आईडी हमने कश्मीर की दी थी। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको हैश से कॉल किया, और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया हमने, इसका कलर जो था वो कर दिया रेड, चेक करने के लिए। तो कश्मीर का कलर रेड नहीं हुआ, वाई? डायरेक्टरी चेंज तो नहीं की इसकी? ठीक है, वो क्लास जो है वो हमने लगानी है स्टाइल के अंदर। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ये भी उन्होंने अच्छी एग्जांपल दी है, वैसे इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन पहले हम अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लें कि वो कैसे होगा। स्टाइल में डॉट फैसलाबाद ही लिखा है हमने, ये देखिए डॉट फैसलाबाद है। वापस आए, ये स्टाइल CSS मुझे लग रहा है कि लिंकिंग के अंदर कोई मसला है, क्योंकि इसने कलर भी रेड नहीं किया कश्मीर का। देखिए मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कमेंट कर दी हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी वो इम्प्लीमेंट हो रही है। असल में ये CSS वो वाली नहीं है जो हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये कोई और CSS है। इसको हम हैंडल कर लेते हैं इंटरनल CSS के अंदर ही, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से स्टाइल का टैग लिखते हैं। स्टाइल के टैग के अंदर जाके मैं एक क्लास बनाता हूँ फैसलाबाद के नाम की, डॉट फैसलाबाद, और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम लिखना शुरू करते हैं कि उसका कलर जो है वो हम रेड करेंगे, ठीक है। फैसलाबाद हमने किसको असाइन किया था? लास्ट वाले पैराग्राफ को किया था ना। और उसका जो फॉन्ट वेट है उसको हम बोल्ड करेंगे, और इसके बाद जो फॉन्ट फैमिली है वो हम वर्डाना करेंगे, ठीक है जी। आते हैं ज़रा दोबारा चेक करने के लिए, रिफ़्रेश किया तो अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ जिसको हमने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई थी वो अब हम जो है वो लगा चुके हैं। बोथ डमी सिक्योरिटी ये जो पैराग्राफ था सारे का सारा, इसका कलर भी रेड हो गया है, इसका टेक्स्ट बोल्डेड है, और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो भी जो है हमारी वर्डाना हो चुकी है, ठीक है। स्टाइल डॉट CSS हम खुद से दोबारा से नहीं जनरेट करते हैं, आई थिंक वो कोई पाथ का मसला आया उसको, ये वाली पुरानी मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम एक नई स्टाइल डॉट CSS जो है वो क्रिएट कर दें, और इसके अंदर अब जो है वो करके देखते हैं। हम कॉल करते हैं पहले कश्मीर वाली आईडी को, और उसका कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं। तो कश्मीर वाला पैराग्राफ कौन सा था? ये वाला था। इसको चेक करना है, अगर रिफ्रेश करते हैं
तो अभी ये नहीं हुआ लिंक, camera.html में गए, style.css, इसको मैं अगर कर दूं BATCH9 और फिर उसके बाद style.css, हालांकि camera.html भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैप के अंदर जाते हैं, htdocs, तो हमारे पास बैच 9 का फोल्डर है और उसके अंदर जो है वो style.css है। लेकिन camera.html क्योंकि यहाँ पे पड़ा है तो फिर इसको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए style.css की। अच्छा, पहले अभी कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लें, इसको देखते हैं बाद में। लिंक वाला सेक्शन जो है, style.css, अच्छा अभी हमारा काम जो था वो ये था कि हमने एक आईडी और एक जो हमारा क्लास वाला सेक्शन है उसको जो है वो करना है। सर जी रीस्टार्ट कर लें सब लाइन को, नहीं रीस्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा, जैसे मर्जी करते रहें, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि उसकी लिंकिंग के अंदर कोई मसला आ रहा है, उसको वो बाद में देखते हैं। अभी सिंपल आप लोग ये करें कि जो कॉन्सेप्ट है आईडी का और हमारा जो क्लास का कॉन्सेप्ट है उसको ज़रा दोबारा से रिपीट करके देख लें, चेक कर लें कि वो हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, अभी ये हुआ कि आईडी के ज़रिए यहाँ पे मैंने जैसे ये नीचे वाला स्टाइल लिखा था, अब दोबारा से हमारी पुरानी स्टाइलिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। और अब दोबारा से हम आते हैं ज़रा क्लासेस के कॉन्सेप्ट की तरफ। आईडी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं क्लासेस की। तो क्लासेस में हम जो प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं, एक क्लास बना के हम उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जाके इम्प्लीमेंट होती हैं उस क्लास के ऊपर, और हम किसी भी एक सेक्शन को जो है वो जाके हम लगा सकते हैं। कश्मीर असाइन नहीं किया हुआ है यार, किया तो था, ये देखो आईडी इज इक्वल टू कश्मीर लिखा है। अच्छा, बहरहाल छोड़ें इस बहस को, छोड़ें इसको, देखते हैं बाद में। आज का जो लेक्चर है वो टाइम कम रह गया है, जो मेन टॉपिक है उसको कवर कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, अभी हुआ ये कि क्लास क्या है कि क्लास हम एक बना के रख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर ये इंटरनल सीएसएस के अंदर डॉट पे एक क्लास बनाई, उसका अपनी मर्जी से कोई नाम रख लिया फैसलाबाद, और उसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख ली, और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने बार बार जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि फैसलाबाद की क्लास दो मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को असाइन कर दी। एक तो पैराग्राफ है लास्ट पे, ठीक है, और एक पैराग्राफ ये है दरमियान में। क्लास इज इक्वल टू फैसलाबाद इस पैराग्राफ को भी दे दी, और क्लास इज इक्वल टू फैसलाबाद इस पैराग्राफ को भी दे दी। अब दोनों पैराग्राफ्स के ऊपर वो जो ऊपर तीन प्रॉपर्टीज लिखी थी वो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज जाके इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, तो ये क्लासेस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक दफ़ा प्रॉपर्टीज बना के रख लेते हैं और उसके बाद जितने एलिमेंट्स को चाहें वो क्लास जो है वो लगा के असाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पे दी गई है, उसको ज़रा खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वो ये है कि एक उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट की है, उसके अंदर एप्पल्स, कैरेट्स, ग्रेप्स और ये कुछ सब्जियों और फलों के नाम जो हैं वो उसने दे दिए, और सब्जियों और फलों के नाम दे के उसने नीचे दो क्लासेस बनाई हैं। फ्रूट्स को उसने
रेड कलर दे दिया और वेजिटेबल को उसने ग्रीन कलर दे दिया, और वो क्लासेस उसने बाद में मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो जाके उसने वहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करके देख लिए। हम यहाँ पे इसको खुद से करके देखते हैं। सबसे ऊपर आते हैं ज़रा, बॉडी के अंदर गए, यहाँ पे हमने एक UL का टैग लिखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स क्रिएट की। हम जो है वो लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं, तकरीबन कोई 6 लिस्ट आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक में हमने लिख दिया पाकिस्तान, एक में हमने लिख दिया पंजाब, एक में हमने लिख दिया इंडिया, एक में हमने लिख दिया जी सिंध, एक में हमने लिख दिया KPK, और एक में हमने लिख दिया और कोई मुल्क का नाम ईरान लिख लेते हैं जी, आसान जो जिनकी स्पेलिंग है, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी 6 लोगों की, और मैंने ये करना है कि इसमें जितने मुल्कों के नाम हैं वो ग्रीन हो जाएं और जितने सूबों के नाम हैं वो रेड हो जाए, ठीक है। तो मैं ऊपर एक इंटरनल CSS के अंदर जाके खुद से कुछ क्लासेस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डॉट प्रोविंस की एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। प्रोविंस की क्लास क्रिएट करके मैंने उसका जो कलर था वो मैंने कर दिया रेड। फिर उसके बाद मैंने एक डॉट कंट्री की क्लास क्रिएट की और उसका कलर जो था वो मैंने कर दिया ग्रीन। लें जी, बात समझ में आ गई है। अब मैंने ये किया कि ये क्लासेस जो हैं वो रिस्पेक्टिव लोगों को जाके असाइन करना शुरू कर दें। अब पाकिस्तान जो है वो क्योंकि एक कंट्री है तो मैं इसको एक क्लास देता हूँ कंट्री, COUNTRY, ठीक है। और ये वाली क्लास किस किस को देनी है? इसके अलावा हमारे पास इंडिया है, इंडिया भी एक कंट्री है, ईरान है तो ईरान भी एक कंट्री है। लें जी, 3 क्लासेस कंट्री की दे दी। इसके बाद ये जो पंजाब वाले भाई साहब हैं इनको कौन सी क्लास देनी है हमने? प्रोविंस की, तो प्रोविंस लिख दिया हमने, ठीक है। और ये वाली क्लास जो है वो दूसरे लोगों को भी जाके असाइन कर दी। यहाँ से हमने सिंध को असाइन कर दी और यहाँ से हमने KPK को असाइन कर दी। तो अब देखते हैं ज़रा इससे क्या इफेक्ट होता है। सेव किया, वापस आए, तो अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम्स बन चुकी हैं और लिस्ट आइटम्स के अंदर ग्रीन और रेड जो हैं लिस्ट आइटम्स क्रिएट हो चुकी हैं। जो हमारे पास कंट्रीज हैं उनका कलर ग्रीन है और जो हमारे पास प्रोविंसेस हैं उनका कलर जो है वो रेड हो चुका है, ठीक है। क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्लासेस में और आईडीज में कोई इसके जो डिफरेंस है, इन दोनों में कोई फ़र्क है और डिफरेंस समझ नहीं आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आज वेडनेसडे है, कल को इंशाल्लाह हम फाइबर को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम मंडे से इंशाल्लाह वर्डप्रेस का स्टार्ट करेंगे। और वर्डप्रेस के जो लेक्चर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उसके भी, और आपका जो मेन पार्ट है पूरे कोर्स का वो फ्रीलांसिंग और वर्डप्रेस ही है, ठीक है। तो उसको भी बड़ा आपने एहतियात के साथ जो है वो लेके चलना है। आईडीज़ और जो हमारी क्लासेस हैं उसका बता दें कि कोई सर प्लीज़ एक बार फिर डिफरेंस बता दें शॉर्ट फॉर्म में। मैं बता देता हूँ सर, एक डिव में एक से ज़्यादा आईडीज़ लगा सकते हैं? नहीं जी, एक डिव में तो क्या आप 2 डिव में भी सेम नाम की आईडी नहीं लगा सकते। जितने एलिमेंट्स हैं उतनी आईडीज़ आप लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हो। और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अलग-अलग से जितनी ज़रूरत पड़ती है आप उतनी आईडीज़ बना सकते हो। हाँ, मैं कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ।
आईडीज़ को क्यों यूज़ करते हैं जब क्लासेस का काम भी सेम ही है? नहीं, सेम नहीं है मुदस्सिर, आपको डिफरेंस अभी समझ नहीं आया। आईडी का काम ये है कि हम एक एक एलिमेंट को अलग अलग आईडी असाइन करके हम जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्लास का काम ये है कि क्लास के अंदर एक यूनिवर्सल हमने फैमिलीज यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बना के लिख दी, और वही क्लासेस हमने जाके देन मुख्तलिफ एलिमेंट्स को असाइन कर दी। तो आईडी रिपीट नहीं करती, क्लासेस रिपीट कर सकती हैं। एक एलिमेंट को एक आईडी एक ही दफ़ा लग सकती है, लेकिन एक क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को भी लग सकती है। मोहसिन अली कह रहे हैं कि सर इस HTML फाइल को हम पब्लिश कैसे कर सकते हैं? अच्छा, अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कोई वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट को लोग भी आके देखें और लोग गूगल के ऊपर सर्च करें तो उनको वो पैराग्राफ, वो सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट है या वो जो आपने वेबसाइट बनाई है वो नज़र आ जाए, तो उसके लिए आपको एक डोमेन और होस्टिंग जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, और उस डोमेन और होस्टिंग के ऊपर उस वेबसाइट को आपको पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे dapper.reviews है, तो dapper.reviews इसकी डोमेन है। ठीक है, डोमेन क्या होती है? हर एक वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है जिस URL के जरिए हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग वो स्पेस होती है जिस स्पेस के ऊपर इस सारी वेबसाइट का जो डेटा है वो स्टोर होता है। जैसे इसके इमेजेस हैं, इसका टेक्स्ट है, इसके आर्टिकल्स हैं, इसकी वीडियोस हैं, वो सारी की सारी किसी स्पेस के ऊपर जाके स्टोर होती हैं। तो वो जो स्पेस है उसको हम होस्टिंग बोलते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन दोनों के मिलने से जो है वो एक सी पैनल बनता है, कंट्रोल पैनल आप लोगों को मिल जाता है, और उस कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आप अपनी वेबसाइट को बना के पब्लिश कर सकते हैं, और देन लोग जो हैं वो आके लिखेंगे dapper.reviews, तो आपको इस किस्म की एक वेबसाइट या जो भी वेबसाइट आपने बनाई हुई होगी वो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको एक डोमेन और होस्टिंग खरीदना पड़ता है। ठीक है, वो ज़्यादा कोई है नहीं, महंगा काम नहीं है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा उसका एक आसान हल बताया था। अब जैसे हम वर्डप्रेस पे मूव ऑन कर जाएंगे, तो वर्डप्रेस पे हम रोज़ाना नई नई वेबसाइट्स बना रहे होंगे, अपनी पोर्टफोलियो के लिए बना रहे होंगे, ई-कॉमर्स के लिए बना रहे होंगे, या क्लाइंट्स के लिए बना रहे होंगे। तो हर एक वेबसाइट के लिए आपको एक यूनिक नेम जो है वो सोचना पड़ता है, और यूनिक नेम सोच के हमने उसके लिए एक स्पेस खरीदना होता है और एक डोमेन खरीदना होता है। तो वो दोनों मैंने आप लोगों को एक रिकमेंड कर दिया था, hostingyo.com के नाम से एक वेबसाइट है जो आपको होस्टिंग और डोमेन जो दोनों कनेक्ट करके आपको देगा, और आप बहुत कम पैसों के अंदर, ये जैसे कितने हैं, ये 208 रुपये हैं, 375 हैं, 499 हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जो है वो कितनी बड़ी वेबसाइट बनानी है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसका वो नंबर वगैरह यहाँ पे उसने दिया होगा कहीं, ये देखो, ये उसने अपना जैज़ कैश का नंबर दिया हुआ है, या जो भी आप इसको जैज़ कैश के अंदर या इजी पैसा के अंदर आसानी से पेमेंट करके एक डोमेन और होस्टिंग अपने लिए ख़रीद सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब आपने अपने पोर्टफोलियोज़ बनाने हैं, क्योंकि एक फ्रीलांसर के लिए एक पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो पोर्टफोलियो ख़ास तौर पे जब आप लोग बनाएंगे तो फिर आपको इस किस्म की जो है वो, अभी क्योंकि लोकल होस्ट के ऊपर तो काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट सारे का सारा जो है वो आपको ही नज़र आता है। आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं वो सारी की सारी सिर्फ आपके लैपटॉप पे नज़र आती है। किसी और को आप लोकल होस्ट का लिंक सेंड करेंगे भी तो वो नज़र नहीं आएगा उसको आपका काम। तो अगर आपने लोगों को दिखाना है अपना काम, अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट्स, अपना बिजनेस, तो उसके लिए फिर आपको एक लाइव सर्वर खरीदना पड़ेगा। और उसको ख़रीदने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि सिंपल आप अपनी डोमेन नेम सेलेक्ट कर लें कि कौन सा डोमेन आपने ख़रीदना है। ठीक है, और वो डोमेन नेम इस बंदे को जाके बता दें, वो आपको होस्टिंग इसके साथ अटैच करके दे देगा। ठीक है सर, एक ही डोमेन और होस्टिंग पे कितनी वेबसाइट्स चल सकती हैं? एक डोमेन पे एक वेबसाइट चलेगी। जैसे dapper.reviews पे dapper.reviews चल रही है, सब्सक्राइब बनानी थी तो उसके लिए subscribe.com अलग से डोमेन ली है। ठीक है, और होस्टिंग जो है वो एक होस्टिंग के ऊपर आप मल्टीपल डोमेन्स अटैच कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे उसने ये वाला जो पैकेज बनाया है ना,
इसके अंदर उसने कहा है कि डेटाबेसेस जो है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब अनलिमिटेड वेबसाइट्स जो हैं वो इस होस्टिंग के अंदर बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो डोमेन्स हैं वो अलग अलग ही खरीदनी पड़ेंगी ना। डोमेन एक वेबसाइट का जो नाम है वो दूसरी वेबसाइट का तो नहीं हो सकता, वो तो यूनिक होता है नाम। तो डोमेन्स आपको हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग डोमेन लेनी पड़ती है, लेकिन होस्टिंग जो है वो आप एक होस्टिंग के अंदर मल्टीपल डोमेन्स को मैनेज कर सकते हो। सर हम 00 वेब होस्ट यूज़ कर लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यार आमिर, मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट्स को फ्री होस्ट जो है वो रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि एक तो वहाँ पे सर्वर के इशू आते हैं, दूसरा ये है कि वो वेबसाइट्स आसानी से हैक की जा सकती हैं, और तीसरा ये है कि आपका जो नाम है वो आपका ब्रांड नेम होता है। आपके ब्रांड नेम में 00 वेब होस्ट आ रहा हो तो ये तो बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप ज़्यादा मतलब 2500 रुपया या 3000 या 4000 5-6 हज़ार रुपया आप महीने के अंदर इतने के तो पिज़्ज़े खा जाते हो आराम से, ठीक है? तो इतना सा अगर आप अपने ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर लगा लोगे तो उसके बाद आपने उससे कमाना कितना ज़्यादा है वो जो है वो थोड़ा सा इस बारे में सोच लो। हमेशा पाकिस्तानी कौम जो है वो सस्ती चीज़ों के पीछे भागती है। मैं ऐसी चीज़ें रिकमेंड नहीं करता, वो चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप लोगों के लिए जो है वो एज अ फ्रीलांसर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आप किसी अपने क्लाइंट को बता रहे हो कि जी मेरी डोमेन क्या है जी, आमिर शहजाद 00738 समथिंग लाइक दैट वेब होस्ट .pk और .tk, इस तरह की जो डोमेन्स है वो फिर आप लोगों के का जो इम्प्रेशन है उसको ख़राब करती हैं, पूरे का पूरा जो बिज़नेस इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाता है। हाँ, बिन बाबर का सवाल है कि सर अगर हम लोकल होस्ट पर वेबसाइट बना लें तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वहाँ पे? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोकल होस्ट पे एक पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना के देन उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो लाइव होस्ट के ऊपर, और वो भी हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर कि कैसे हमने एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे एक वेबसाइट को माइग्रेट करना होता है। नवीद अहमद का सवाल है कि सर हम HTML और CSS से फ्रंट एंड डिज़ाइन करके फाइवर पे सेल कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक काम कहा था कि भाई जो रोज़ाना काम करना है यहाँ पे उसको देखा करो कि आप जो है फाइवर के ऊपर उसका क्या स्कोप है, फाइवर के ऊपर ऑलरेडी लोग उसको किस तरह जो है वो सेल कर रहे हैं और किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चल रहे हैं, उसको देख लो ज़रा, वो बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है जी, ये भी हो गया क्लियर अब होस्टिंग और डोमेन। और ठीक है, और कोई सवाल CSS के रिलेटेड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लासेस और आईडीज़ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद उसने वो इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS के बारे में बताया, वो हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया है उसको। उमैर अली का सवाल है कि सर वेबसाइट बनाने से भी अर्निंग हो सकती है विजिटर्स के अकॉर्डिंग? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। ये देखें, मैंने आप लोगों को उस दिन एग्जांपल दी थी। एक वेबसाइट है हमारी qteen.com जो सिर्फ विजिटर्स से कमाती है, कि जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो आते हैं और कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ते हैं कोर्स के रिलेटेड, ठीक है? मोस्ट पावरफुल कोट्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी कोट्स यहाँ पे हैं। अब जैसे ये ईद उल फितर आ रही है अब आगे, तो ईद के रिलेटेड जितनी भी विशेज़ और कोट्स हैं वो सारी की सारी जो है वो हम इसके ऊपर पब्लिश करते रहते हैं। पूरी टीम है जो यहाँ पे आके बड़े बड़े लोगों की कोट्स को जो है वो कॉपी करती है और यहाँ पे पेस्ट कर देती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि कोट्स किसी की मलकियत नहीं होती ना,
अब मार्टिन लूथर किंग ने जो 100 साल पहले कहा था वो आज तक इम्प्लीमेंटेबल है और लोग उससे सबक हासिल करते हैं। ठीक है, मदर टेरेसा ने जो कहा था वो सारे का सारा यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोर्स के ऊपर कभी कॉपीराइट इशू नहीं आता। तो आप वेबसाइट बना के उसके ऊपर एडसेंस लगा के गूगल एडसेंस के जरिए विजिटर्स से जो है वो पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाएंगे, उन एड्स को लोग व्यू करेंगे, क्लिक करेंगे और उससे आपको पैसे जनरेट होंगे। ठीक है, इस किस्म की वेबसाइट बनाना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा फिर। ठीक है, तो आप आसानी से कुछ इमेजेस वगैरह लगा के इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं और देन उस वेबसाइट से भी पैसे कमा सकते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल है तो आज बता दें मुझे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और कल को फाइवर डिस्कस करेंगे हम। ये रूल्स फॉर सीएसएस, ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले हम जो है वो सिलेक्टर जिस एलिमेंट को हमने टारगेट करना होता है वो लिखते हैं, फिर करली ब्रेसेस डालते हैं, तो फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं और देन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं। न्यूज़ पर कॉपीराइट आ सकता है। न्यूज़ जैसे आप टेक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं अगर, तो हमारा एक ब्लॉग है हूट रैबिट के नाम से, hootrabbit.com। इसके ऊपर जो है वो न्यूज़ ही पब्लिश की जाती हैं, लेकिन न्यूज़ को रीराइट किया जाता है। ये बहुत पूरी दुनिया की न्यूज़ जो है वो इस जो टेक न्यूज़ है वो सारी की सारी यहाँ पे पब्लिश की जाती हैं। नासाज नेक्स्ट मार्स रोवर, ठीक है, प्रिजर्वेंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, नोबिया प्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं। ठीक है, और कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे। तो टेक के रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं वो यहाँ पे पब्लिश की जाती हैं। तो उसको रीराइट करना पड़ता है आपको, कंटेंट को आपको थोड़ा सा रीराइट करना पड़ता है और देन आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर सकते हो। लेकिन कोड्स की बारे में बात करूँ, विशेज़ के बारे में बात करूँ, तो उसके लिए आपको जो है वो रीराइट नहीं करना पड़ता, आप सेम एज इट इज़ उस कोड को लिख सकते हो। सर इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं? डिज़ाइनर का काम है भाई इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना। कैनवा भी जो है वो ये काम कर सकता है, कैनवा के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हो। सर जो फॉर्म और बटन वाले टॉपिक, हाँ वो भी अभी करने हैं इंशाल्लाह, उसको भी करने हैं। फॉर्म रहता है, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल। थैंक यू, आपने याद करवा दिया, उसको भी डिस्कस करते हैं। सर डीवी वर्डप्रेस की तरह कंटेंट बिल्डर है क्या? डीवी एक थीम है वर्डप्रेस का, ठीक है, और उसका एक अपना बिल्डर है जिसके ज़रिए हम उस वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। सर एक्सटर्नल लिंक सीएसएस के लिंक को डिस्कस करना है, मुझे भी लिंक में इशू आ रहा है। ठीक है, कैनवा मैं नया वाला बाय करूंगा तो फिर दे दूंगा, वो जो पुराना वाला है वो उनके लिए मैंने अब रख लिया है। ठीक है, जो अभी रिसेंटली मैंने बाय किया है पासवर्ड चेंज होने के बाद, वो मैंने पुराने स्टूडेंट्स को दे दिया। आप लोगों के लिए मैं नया बाय करूंगा ताकि उसको चेंज कर भी लो तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो वो मैं जैसे ही बाय करूंगा वो आप लोगों को दे दूंगा। अच्छा जी, सीएसएस की बात कर लें ज़रा। मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। नई फाइल क्रिएट कर ली हमने और उसको सेव किया अपने सी के अंदर, ज़ैप में htdocs के अंदर। यहाँ पे मैंने new.html के नाम से फाइल क्रिएट कर, इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी। यहाँ पे आके मैंने एक नई फाइल और क्रिएट कर ली
उसको सेव किया htdocs के अंदर ही style.css के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको लिंक कर दिया अपनी style.css से। अच्छा, एक और तरीका जो है ये चेक करने का कि इम्प्लीमेंट हो गई है या ये वाली CSS जो है वो इसको लग चुकी है या नहीं, उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक H1 बनाया, आई लव पाकिस्तान, उसको मैंने एक ID असाइन कर दी, ID इज इक्वल टू उसकी ID को रख दिया नाम हमने ABC, कुछ भी नाम रख दे। यहाँ पे हमने उसको कॉल किया #ABC से, #ABC से कॉल करने के बाद मैंने उसका जो कलर था वो रेड कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट पे मैं लिखता हूँ उस फाइल का नाम क्या रखा था हमने, new.html। तो अब ये देखें ज़रा, ये फाइल जो है वो आके इम्प्लीमेंट हो गई है। थोड़ा सा सिर्फ पाथ का मसला है मेरा ख्याल है, और कैशे का मसला है, और कोई मसला नहीं है। तो इस तरह जो है वो आप लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके ऊपर फाइल, इस पेज के ऊपर आके राइट क्लिक करेंगे, व्यू पेज सोर्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को href के अंदर style.css का एक लिंक मिल रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो फाइल खुली हुई मिल जाएगी और आप लोगों को पता लग जाएगा कि उसके अंदर कौन सा कोड किया हुआ है। तो इससे ये, इस कोड से आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी style.css जो है वो इस फाइल के साथ लिंक्ड है, ठीक है। लें जी, क्लियर हो गया। फिर आज के लिए इतना बहुत है। फिर और कोई सवाल है तो आप लोग बता दें। ठीक है जी, नहीं है फिर आपकी खामोशी को मैं यही समझता हूँ कि कोई सवाल नहीं है, सारी चीज़ें आ गई हैं आप लोगों को। तो आज के लिए फिर इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को फाइवर पढ़ेंगे, फाइवर के गिग रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि फाइवर के ऊपर हम गिग्स को कैसे रैंक कर सकते हैं। गिग्स लगाना तो सीख ली थी हमने, लेकिन हम अब उसको रैंक कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आज का काम जो है वो आप लोग लाजमी इम्प्लीमेंट करके देखें, उसको जो है वो रिपीट करके देखें, उसको प्रैक्टिस करके देखें। HTML और CSS तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, एक फॉर्म वाला सेक्शन जो है वो हमारा बाकी है, वो भी कोई इतना बड़ा पार्ट नहीं है, उसको हम कल इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दे के क्लियर कर लेंगे। तो अभी तक जितना HTML और CSS कंप्लीट कर लिया है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लें, ताकि अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको नोट डाउन करें और कल को पूछ लें, ठीक है, ताकि बार बार हमें इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से ना आना पड़े। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।